नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैग्नेटब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन, मतलब सारे सब्जेक्ट, सारे टेक्स्ट बुक, सारे एग्जाम्स की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, एनटीएससी की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। ये चीज आपको अच्छे से पता है और आपकी इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटब्रेन्स का इनिशिएटिव, जिसमें हम आपको देते हैं डीपीक्यू शीट्स, अर्थात 8 से 10 सवालों की एक शीट जिसको आप सॉल्व करके आसानी से अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं और होमवर्क भी कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। डीपीक्यू शीट 1 फॉर द चैप्टर प्लेन ज्योमेट्री यहां पे आपके समक्ष दी गई है। अगर आपने ये शीट अब तक सॉल्व नहीं की है तो हमारे इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको वो शीट मिल जाएगी। इस पूरे सेशन को देखने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया पहले उस शीट को डाउनलोड करके सॉल्व करके फिर यहां पे आके हमारे साथ डिस्कस करिए कि आपके जवाब क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो सेशन में हम क्या करेंगे, डीपीक्यू शीट के हर एक सवाल को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि हम आसानी से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। ये चीज आपको भली भांति पता है, कुछ नया तो नहीं बता रहा मैं, पर फिर भी रिपीट करना जरूरी होता है, कई बार इंसान भूल जाता है कि नहीं। बाकी बादाम बादाम तो आप खाते रहते हैं। शुरू करते हैं, चलिए हमारी डीपीक्यू शीट 1 ऑफ चैप्टर प्लेन ज्योमेट्री। इसके पहले हमने, अगर आपने ध्यान रखा होगा तो हमने इसके पहले क्या किया है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लिया है। उसके बाद फिर हमने लेवल 1 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं और लेवल 1 क्वेश्चन खत्म करने के बाद, मतलब उतना ज्ञान अर्जित करने के बाद हम डीपीक्यू शीट सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोल रहा है आपसे सवाल? सर सवाल हमसे बोल रहा है यहां पे कि एक सम दिया है आपको, किसका? इंटीरियर एंगल्स का। भाई किसके इंटीरियर एंगल्स? किसी एक रेगुलर पॉलीगॉन के। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है? सर रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एक वेरी कॉमन एग्जांपल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है स्क्वायर। इसी तरीके से रेगुलर पेंटागन, इन सबको आप पढ़ते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर ये दो जाने माने नाम हैं। ठीक है, चलिए इनका सम ऑफ एंगल्स कितना है सर? 180 डिग्री है, 1800 डिग्री है। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? अब एंगल के माध्यम से साइड का पता लगाना या साइड्स पता हो तो सम ऑफ एंगल्स पता लगाना, हमें यह फॉर्मूला पता है किस तरीके से दोनों जुड़े हुए हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो सर हम बात कर रहे हैं कि एंगल्स और साइड्स के बीच में जो कनेक्शन है, मतलब किसी भी पॉलीगॉन के एंगल्स और किसी भी पॉलीगॉन की साइड्स में क्या कनेक्शन है, वो हमें कैसे बताया जाता है? हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? सर उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री 180 डिग्री इंटू n-2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस सवाल को अप्रोच करेंगे। अब हमारे पास सम दिया हुआ है कितना? सर सम दिया हुआ है हमारे पास 1800, तो मैं लिख सकता हूं 180 इंटू n-2 वुड बी इक्वल टू 1800। यहां से अगर आप देखेंगे तो n-2 की वैल्यू कितनी? तो सर n-2 हो जाएगा 1800 होल डिवाइड बाय 180। शून्य से शून्य कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, तो n-2 की वैल्यू आएगी 10 के बराबर। अब यदि आप जल्दी में होंगे तो आप जवाब 10 ढूंढते हुए अपने ऑप्शंस को खोजेंगे, लेकिन वो जवाब इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी आपने n की वैल्यू ज्ञात नहीं की, अभी आपने n-2 निकाला है। ठीक है, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो उसी को हम फटाफट सॉल्व करते हैं कि सर यदि n-2 है 10 तो n हो जाएगा 10 प्लस 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 10 और 2 12। ऑल्सो ये माइनस है, डिवीजन नहीं है, कहीं आप उधर जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड ना कर दें। ऐसी सिली मिस्टेक हमसे कई बार जल्दबाजी एग्जाम में हो जाती है, तो ऐसा न करें। चलिए ऑप्शन आया A12, उसी को हम अपने जवाब के रूप में मार्क करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे था यह सवाल, लेकिन कई बार इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं, ये सोच के कि हमारे एनटीएससी में तो बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाएंगी, पर अगर गलती से ये पूछ लिया और आपसे नहीं बना तो फिर आपको बहुत दुख होगा, इसलिए से याद रखें सदैव के लिए। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर वो इंडिविजुअल एंगल का मेजरमेंट पूछ लेना रेगुलर पॉलीगॉन, तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो सर वो होता है कि जो भी आपका सम है, तो n/2 इंटू 180 डिग्री, जो भी आपका सम है होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि सारे एंगल बराबर होंगे। ये मैंने क्या बताया
ये मैंने बताया मेजर ऑफ इंडिविजुअल एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, आपको याद रखना है ये। चलिए एक्स्ट्रा ज्ञान यहां पे सवाल के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे आंसर हमारा भी 12 आया था, कंप्यूटर जी ने भी वेरीफाई कर दिया, उनका जवाब भी 12, मतलब हमने यह सवाल सही तरीके से समाप्त किया है। अगला प्रश्न है, इफ द सम ऑफ टू रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 7 सेंटीमीटर। क्या है, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, उनके ऑब्वियस ही बात है दो अलग अलग रेडियाई होंगे, तो बोल रहा है कि उनके रेडियाई का सम, यहां देखिए क्या लिखा आपके पास, सम किसका, दो रेडियाई का कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अब भाई दो सर्कल हैं, मान लो एक सर्कल है C1 दूसरा है C2, और अब जब दो सर्कल हैं तो दो रेडियस भी होंगे, तो R1 R2। अच्छा सवाल में क्या दिया है, इनका सम है 7, मतलब R1 प्लस R2 दोनों का सम मिला के है 7 सेंटीमीटर, और डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, दूसरी जो जानकारी दी है आपको वो डिफरेंस की दी है। किसका डिफरेंस भाई, सर्कमफेरेंस का, कितना है 8 सेंटीमीटर। अगर आप मुझे एक बात बताएं, पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा सर, 2 पाई R1, ठीक है, दूसरे वाले का सर 2 पाई R2। अब इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है आपसे, तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का गैप, और गैप निकालने के लिए आप क्या करते हैं सर, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहां पे अगर मैं लिखूं 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं सर। अब आप क्या करेंगे सर, यहां से अगर हम R1 और R2 के रूप में एक इक्वेशन को ला पाए तो हमारी पहली और दूसरी इक्वेशन मिला के हमें हमारा जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा R1 माइनस R2। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने ये मान लिया है कि पहले वाले सर्कल का रेडियस बड़ा है, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस छोटा, वरना ऐसे माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए। इस बात को, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम मान के चलेंगे कि पहला वाला रेडियस बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सर, हमको मिलेगा कि भैया R1 माइनस R2 वुड बी 8 अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर आप 8 और 2 को कैंसिल कर देंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा 4 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू आपको ज्ञात है 22/7, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा 4 अपॉन 22/7, जिसको आप कर देंगे रेसिप्रोकल, तो आपको मिल जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 अपॉन 22। अब आप 4 और 22 को कैंसिल करेंगे, कितना मिलेगा सर, 2/11 मिलेगा, तो आपको मिलेगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना सर, 2 इंटू 7/11। आपको R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल गई, आपको R1 प्लस R2 मिल गया है। आपने क्या निकालना है सर, हमने सर्कमफेरेंस निकालने अलग अलग। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा निकाल सकते हैं सर्कमफेरेंस कितना होगा? चलिए इसका भी प्रयास करते हैं। तो भाई यहां से आपको क्या जानकारी मिलेगी कि सर R1 प्लस R2 इज 7 सेंटीमीटर एंड R1 माइनस R2 इज 14/11। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसा लिख लेते हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए, ठीक है, या तो आप इन इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। ऐड करेंगे तो R1 R2 माइनस हो जाएंगे, R2 माइनस हो जाएंगे, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं कर रहा हूं एडिशन, तो आपको मिलेगा 2R1 इज इक्वल टू 7 प्लस 14/11। यहां पे आपको मिलेगा 2R1 इज इक्वल टू 77 प्लस 14/11। ठीक है, तो 2R1 की वैल्यू यहां आपको मिल जाएगी कितनी सर, 77 प्लस 14 करेंगे तो 7 4 11, एक कैरी, तो 91/11 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने निकाल लिया। अब आप चाहें तो R1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं फाइनली, तो सर फाइनली यहां पे R1 की वैल्यू हमें मिलेगी, R1 की वैल्यू मिलेगी 91/22। ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और
इसी तरह अगर आप इस वैल्यू को यहां की इक्वेशन में डाल देंगे, कौन सी वाली में, R1 माइनस R2 इज 14/11, उसमें पुट कर देंगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो फिर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी और आसानी से हमें हमारा सरकमफेरेंस मिल जाएगा। देखो सवाल यहां पे आपको लग रहा है कि लंबा है, पर अगर आप इसको अच्छे पेज पे करेंगे, मतलब अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली फिर आपको दोबारा कभी करना पड़ा तो आपका समय यहां पे कम लगना चाहिए। वो तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए ज्यादा समय लगता है। चलिए, तो भाई R1 की वैल्यू थी, अगर मैं यहां से निकालूं तो R2 मुझे क्या मिलेगा, तो सर इस इक्वेशन के हिसाब से R1 माइनस 14/11 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, है ना। क्या बोला मैंने बोला सर R1 माइनस 14/11, क्योंकि उस तरफ वाला इस तरफ आएगा तो प्लस का माइनस, और इधर का माइनस वहां जाएगा तो प्लस। अब अगर आप R1 की वैल्यू चेक करें, R1 की वैल्यू है सर 91/22, यहां पे है माइनस 14/11, जिसको आपको सॉल्व करते ही R2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम यहां पे चीजों को थोड़ा सही करने का प्रयास करें तो मैं ये वाली जगह यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे फिलहाल तो किसी काम की नहीं है, हमने यहां से पूरी जानकारी यूज कर ली है, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए, तो हमें मिल रहा था 91/22, जैसा कि हमने वहां लिखा, माइनस 14/11 इज इक्वल टू R2। अब आप लेंगे एलसीएम तो यहां करना पड़ेगा इंटू 2, तो 91 माइनस 28/22 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R2। चलिए, अब आप सॉल्व करेंगे अगर यहां पे तो आपको मिलेगा 91 माइनस 28 करने पे कितना, सर 91 में से 28 काटेंगे तो 11 में से 8 गया तो 3, और 9 में से 2 गया तो 63/22 हो गया R2 की वैल्यू। ठीक है, तो पूरी मेहनत आपने यहां पे करी, तो आपको R1 क्या मिला, मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि हम सॉल्व कर सके। भाई R1 की वैल्यू मिली 91/22 एंड R2 की वैल्यू मिली 63/22। क्या हमारा काम यही खत्म हो जाता है? नहीं सर, अभी तो R1 R2 आया है, अभी तो आपको सरकमफेरेंस निकालना है। तो चलिए अब आगे मेहनत करेंगे कि भैया सरकमफेरेंस कैसे निकाला जाए। तो ये सब कुछ मैं हटा के सीधा फोकस करेंगे अब हम केवल फाइनल पार्ट पे, जिसमें हमें सरकमफेरेंस निकालना है। चलिए, यहां तक आपको आसानी से समझ आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। कहां बताना है सर? बेटा लैंडलाइन पे फोन करना, हम मोबाइल से उठा लेंगे, मतलब मजाक कर रहे हैं। चलो, R1 R2 मिल गया आपको, सॉल्यूशन सब कर लिया आपने। अब मैं वापस स्क्रीन को पूरा क्लियर करके R1 R2 पे फोकस करते हुए सरकमफेरेंस निकालूंगा। चलिए, पहले सर्कल का सरकमफेरेंस को हमने C1 लिख दिया। फॉर्मूला 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस जो कि यहां पे है 91/22। जैसे ही आपने देखा होगा कि वहां पे 22 है, आपने इसको कैंसिल कर दिया, ये मुझे अच्छे से पता है। अब बचा क्या सर? अब बचा ये कि भैया C1 हो जाएगा यहां पे कितना सर? C1 हो जाएगा 2 इंटू 1/7 इंटू 91। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 7 और 91 क्या हो जाएंगे? वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई 7 और 91 को कैंसिल करो, 7 1 जा, यहां पे होगा सर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी फाइनली? मतलब पहले सर्कल का सरकमफेरेंस वुड बी 13 दूनी 26 माफ कीजिएगा, कितना लिखेंगे? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना भी बाकी है, उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। तो C2 हो जाएगा यहां पे 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 63/22। अब अगर आप यहां पे भी देखें ध्यान से तो 22 से 22 पूरा कैंसिल। ठीक है, 7 1 जा 7 9 जा, तो C2 की वैल्यू केवल आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9 18 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन जहां पे पहले सरकमफेरेंस की वैल्यू है 26, दूसरे की 18, ऐसा एक ही है जो कि है ऑप्शन सी। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसा कि सवाल में कहा गया था कि डिफरेंस 8 आना चाहिए, यहां पे हमारा जवाब भी 8 ही आ रहा है। ध्यान से देखो, 26 में से 18 अगर माइनस होंगे 8 ही बचेगा। और दोनों के अगर आप इन दोनों को ऐड करो, किसको? रेडियस को, तो भी आपका जवाब 7 आएगा। करके देख लो कभी अगर टाइम मिले तो। जोड़ने पे आएगा वहां पे 154 जो कि 22 7 जा होता है। ठीक है, चलिए यहां पे आपको सारी वैल्यूज मिल गई, आपके आंसर भी वेरीफाई हो गए। और ये थोड़ा सा समय लेने वाला सवाल परंतु आसान सवाल खत्म हो गया। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन सी 26 18। अच्छा, एक और चीज,
कई लोग क्या बोलते हैं कि सर अगर हम एक ही सरकमफेरेंस निकाल दें उसके बाद आंसर मार्क कर दे तो ध्यान से देखो यहां पे 26 जो है वो दो जगह पे है, एक इधर और एक इधर। तो अगर आप जल्दबाजी में हुए आपने ये वाला 26 देख के ऑप्शन ए मार्क कर दिया तो फिर आप अपने जवाब से कोसों मील दूर होंगे और आपको यहां पे पूरे की जगह 0 अंक मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ठीक है, एक तरफ की बात सुन के या एक तरफ का कैलकुलेशन करके आंसर निकालना कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगला प्रश्न है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। अब ये जो प्रश्न है, स्टेटमेंट है, वो सुनने में कितना आसान लगता है कि अरे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लो यहां पे देखो एंगल अगर है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कितना एंगल है, दो एंगल, तो आपके दो एंगल हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि सर दोनों को जोड़ने पे आएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और अगर मुझे इक्वेशन सेट करनी हो दोनों के बीच तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, अर्थात सर अगर हमारा एंगल है x, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सर उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, जैसा कि हमने यहां पे लिखा है। तो अगर मेरा एंगल है x, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये आपको पता है। सवाल कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, अर्थात कॉम्प्लीमेंट निकालने पर भी आपका जवाब कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है x के बराबर। मतलब ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वही एंगल मिल गया जहां से कहानी शुरू हुई थी। देखो तभी तो लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद ही का कॉम्प्लीमेंट है, तो भाई जो खुद है वही कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो जवाब कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। मतलब कहानी का सार क्या सर, कहानी का सार बहुत सिंपल है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ का मतलब है कि स्वयं 90 माइनस एक्स के बराबर होना, स्वयं एक्स होना और स्वयं ही 90 माइनस एक्स के बराबर होना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एंगल है 30 और कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 60 होगा, ठीक है। ऐसा एंगल कि मान लो यहां पे आया 40 तो इधर भी 40, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे रियल में ट्रू नहीं है कि 40 कॉम्प्लीमेंट होंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो आपका ओरिजिनल एंगल था वही आपका कॉम्प्लीमेंट का भी वैल्यू आया, जो कि रेयर होता है, सब जगह पे नहीं होता। अब यहां पे देखो ये है हमारी कहानी का सार और इसकी मदद से ही हम सवाल को एंड करेंगे। तो माइनस एक्स जब इस तरह से आएगा तो हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, तो 2x हो गया 90 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90/2 मतलब 45 डिग्री के बराबर। कितनी? 45 डिग्री के बराबर। तो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप जहां से शुरू किए थे वहीं खत्म करते हैं। मतलब 45 से शुरू किए थे, कॉम्प्लीमेंट निकाले तब भी 45 ही आया। बाकी सारे एंगल्स में ऐसा नहीं होगा। अगर आपका एंगल है 30 कॉम्प्लीमेंट 60, एंगल कर दो 35 कॉम्प्लीमेंट 55, एंगल कर दो 38 38 तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 52। ऐसे करके अलग अलग रहते हैं, पर एक 45 ही ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट भी वो स्वयं ही है, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इटसेल्फ। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, तो मतलब हमें क्या मिल जाती है, हमें मिल जाती है आगे बढ़ने की परमिशन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल। ठीक है, सबसे बड़ा ट्राइंगल, तो भाई देखो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंपैरिजन में होता है। मतलब कैसे कि सर लार्जेस्ट लेकिन किसके पास, किसके ऊपर, किसके नीचे, वो पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दैट कैन बी फिटेड, तो भाई किसमें फिट करना है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन फिट करना है ये पक्का हो गया। रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एल, ठीक है, किसमें फिट करना है आपको, आपने उसको रेक्टेंगल में फिक्स करना है जिसकी लेंथ है एल, ठीक है, और विड्थ है डब्ल्यू। तो आपको क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल में कैसे भी करके एक ट्राइंगल फिट करना है, लेकिन वो ट्राइंगल सबसे बड़ा होगा और उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो उसका एरिया कितना होगा ये आपने बताना है। मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, आप इसमें कितने तरीके से ट्राइंगल बना सकते हो। सर एक तरीका है ऐसे चुन्नू सा मुन्नू सा बना दिया, ठीक है सर, या फिर आप ऐसा करें कि यहां पे थोड़ा उसको बड़ा कर दें तो ऐसा कुछ बना दिया। जो मैक्सिमम सबसे बड़ा बनना चाहिए वो उसका जो
डायमेंशन है उसका भरपूर इस्तेमाल करेगा। कैसे कि सर इस कोने से शुरू होके इधर जाके इधर, या फिर अगर आप इधर से सोच रहे हैं कि लंबाई ज्यादा मिलेगी तो ऐसे, ठीक है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम तो डायगनली काटेंगे, तो भैया डायगनली भी यदि काट दोगे तब भी आपका ट्राइंगल लार्जेस्ट होगा। लेकिन यहां पे अगर एरिया का सवाल है, ठीक है, तो इन सारे ही केसेस में एरिया बराबर आएगा, गिवन दैट आपने किसी एक डायमेंशन का पूरा इस्तेमाल किया। जैसे यहां पे आप देखें तो सब में लेंथ और ब्रेथ का पूरा इस्तेमाल है। लेंथ पे पूरा या तो ट्राइंगल टिका हुआ है ये वाला, और ब्रेथ तक ऊपर तक जा रहा है। अगर आपने ब्रेथ के बेसिस पे बनाया, साइड के बेसिस पे, तो वो पूरी लेंथ को कवर कर रहा है। अगर आपने डायगोनल से बनाया तो देखो लेंथ भी पूरी कवर, ब्रेथ भी पूरी कवर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम बनेगा ट्राइंगल, वो कितना बड़ा बनेगा, वो लेंथ और ब्रेथ का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बनेगा। मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने उन सब में से कोई एक ले लिया जो कि यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसके एरिया की चर्चा करें तो आपने कक्षा 9वीं में चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9th, ठीक है। तो क्लास 9th का चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। उसमें आपने ये पढ़ा है कि अगर एक रेक्टेंगल या फिर एक पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड अ ट्रायंगल आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस, ठीक है, अगर सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं तो क्या होता है एरिया में कनेक्शन बिटवीन सेम पैरेलल्स, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पैरेलल्स को, ठीक है। तो आपके एरिया में क्या कनेक्शन होता है सर, एरिया में यह कनेक्शन होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, जो भी आप लिख रहे हैं। अब जो 3 फिगर मैंने बनाए थे उसी रेक्टेंगल के अंदर, उन सब में यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, चाहे वो डायगोनली बनाओ, चाहे वो बीच में से बनाओ, चाहे वो ये विड्थ का इस्तेमाल करते हुए न बनाओ, किसी भी केस में आपका वही केस होगा कि भैया सबका बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो एरिया के में क्या कनेक्शन होगा कि ट्राइंगल का एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर आप यहां पे देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे हो जाएगा हाफ ऑफ, अब यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है L इंटू बी, यहां पे L और B का नाम दिया गया है L एंड W, तो यहां पे आप लिखोगे L और यहां पे आप लिखोगे W, तो एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा LW/2, कितना LW/2, जो कि है ऑप्शन डी। क्या आपको यह समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो LW/2 कैसे आया, तो हमने कक्षा 9वीं का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, जब हमने कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया कि भैया किसी भी रेक्टेंगल और ट्राइंगल में क्या कनेक्शन होता है सर, अगर वो सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उनके एरिया में सीधा सीधा कनेक्शन होता है कि रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा ट्राइंगल का एरिया, तो यहां पे भी हम आधा ही यूज करेंगे, एट मैक्स उतना ही हो पाएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। या तो फिर ट्राइंगल को बाहर निकलना पड़ेगा अपने रेक्टेंगल से, जो कि अलाउड नहीं, क्योंकि आपको फिट करना है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, हमारा जवाब भी आया ऑप्शन डी। इसी के साथ स्क्रीन होगी क्लियर। और नया प्रश्न है, अब ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसमें यहां पे केवल मैथ्स नहीं थोड़ी लॉजिक भी लगेगी, ध्यान से सुनना भैया। क्या बोल रहा है आपसे सवाल आपसे बोल रहा है कि एक स्टेयरवे है, मतलब सीढ़ियां है कितने की 10 फीट हाई, बेसिकली जमीन से लेकर जहां तक पहुंचना है वहां की हाइट कितनी है 10 फीट, ठीक है। सच दैट ईच स्टेप काउंट फॉर हाफ। अब देखो जब आपको 10 फीट की ऊंचाई करनी तो आप एक ही सीढ़ी तो नहीं बनाओगे 10 फीट की, ऑब्वियस सी बात है आप छोटी छोटी सीढ़ियां बनाओगे। तो देखो यहां सीढ़ियां कैसी बन रही हैं कि हाफ अ फुट, ठीक है, अपवर्ड एंड 1 फुट फॉरवर्ड। अब सीढ़ी कैसी बनाई गई है, तो सीढ़ी कुछ इस प्रकार बनाई गई है, अगर आप चित्र के माध्यम से समझे तो मान ले ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर यहां पे आप खड़े, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, तो ये आपने बनाया पहले आधा फीट, फिर उसके बाद 1 फीट लंबाई, फिर आधा फीट, फिर 1 फीट लंबाई, ठीक है, 1 फीट करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। तो अब अगर आपको बताना है कि देखो हम तो क्या है, हम तो ह्यूमंस हैं, हम कैसे चढ़ते हैं, तो सर हम तो ऐसे चढ़ेंगे सीधे सीधे ऊपर पैर रख देंगे, पर यहां पे चर्चा हो रही है एक एंट की, अर्थात एक चींटी की। अब जब चींटी को चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा,
सर उसको तो यहां पे पहले इधर से चढ़ना पड़ेगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपने बताना है उस चींटी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब देखो, अगर आपका हाइट ऑफ स्टेयर कितना है, तो सर हाइट ऑफ स्टेयर है आधा फुट, ठीक है। हाइट ऑफ स्टेयर कितनी है? आधा फुट, हाफ फुट। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपको 10 फुट कवर करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? तो सर डिस्टेंस है यहां पे 10 फुट। 1 फुट में कितना खत्म हो रहा है? 1 फुट में एक बार में कितना खत्म हो रहा है? आधा। तो देखो, स्टेयर्स निकालने के हम यहां पे क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो भैया नंबर ऑफ स्टेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर हमने कवर करना है, नंबर ऑफ स्टेयर्स निकालने के लिए हमने कवर करना है क्या? सर हमने कवर करना है 10 फुट, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन कितना है कवर करने के लिए? एक बार में केवल आधा, ठीक है। एक बार में आधा कवर होगा, 10 कवर करना है, तो कितने कदम चलना पड़ेगा? तो भैया 20 कदम चलना पड़ेगा, अर्थात 20 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या आपको यह समझ में आया कि 10 का डिस्टेंस कवर करना है, एक बार में आधा कवर हो रहा है, तो जब आप 20 स्टेप लोगे तब आप 10 तक पहुंच पाओगे, है ना। क्योंकि 20 स्टेप लोगे, हर एक में आधा आधा, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्लियर हो गए। अब जब नंबर ऑफ स्टेयर्स से नंबर ऑफ स्टेप्स क्लियर हो गए, तो अब आगे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, कहा क्या जा रहा है आपसे? सर आपसे कहा जा रहा है कि हर एक स्टेयर पे ये जो दूरी है, मतलब पहले स्टेयर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर दूसरे स्टेयर के स्टार्टिंग पॉइंट तक, ठीक है, ये जो बीच की दूरी है जो कि चींटी को ट्रैवल करनी पड़ेगी। देखो ये तो खड़ी चढ़ाई है इधर वाली, तो वो ऊपर जाएगी, लेकिन जब ऐसे खड़ी चढ़ाई करने के बाद वो समतल जमीन पे आएगी और दूसरी सीढ़ी की खड़ी चढ़ाई तक जाएगी, तब तक उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 1 फुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो मतलब ये जो दूरी है ये 1 फुट है ना। ऐसे ही ये वाली दूरी भी कितनी है सर? 1 फुट है। ऐसे ही ये आगे वाली दूरी कितनी सर? ये भी 1 फुट है। तो भाई 20 स्टेप है, हर एक स्टेप पे 1-1 फुट ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 20वें स्टेप पे पहुंचोगे, मतलब ऐसे ट्रैवल करके जहां पे आपकी खत्म हो जा रही है सीढ़ियां, तो वहां पे आपको केवल ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है। वहां पे चींटी को केवल ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ऊपर वाला डिस्टेंस नहीं काउंट होगा, क्योंकि दीदी वहां पहुंच चुकी है, वहां केवल पहुंचाना है। वहां से अब राइट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न लेती है, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आप ट्रैवल नहीं करेंगे। तो है तो आपके पास 20 स्टेप, पर आपने जो फॉरवर्ड मूवमेंट करना है वो कितने के लिए करना है? तो सर फॉरवर्ड मूवमेंट होगा केवल 19 स्टेप के लिए। ये आपको समझ में आया? तो फॉरवर्ड मूवमेंट कितनों के लिए है? तो सर फॉरवर्ड मूवमेंट है केवल 19 स्टेप के लिए, क्योंकि जैसे ही आप 20वें स्टेप पे पहुंचेंगे, आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद चींटी जी को सोचना है कि मैं यहां से राइट टर्न लूं कि लेफ्ट टर्न लूं, सीधे जाऊं, आगे जाऊं, ठीक है। यहां पे उनको कहां जाना है, कितना दूर जाना है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो सबसे लास्ट वाला जो होगा उसमें आपका लास्ट वाले में क्या होगा? लास्ट वाले में फॉरवर्ड डिस्टेंस नहीं काउंट होगा, नॉट काउंटेड, क्योंकि लास्ट वाले में वो कहां जा रही हैं इसकी जानकारी आपको नहीं दी गई है, ठीक है। इसीलिए तो फॉरवर्ड मूवमेंट के कितने स्टेप? 19। अब 19 स्टेप है, हर एक में कितना करना है फॉरवर्ड मूवमेंट? तो सर 1 फुट का। तो यहां पे कितना हो जाएगा? तो सर फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसे मैं FW लिख रहा हूं, मूवमेंट कितना हो जाएगा सर? 19 स्टेप, हर एक में 1 फुट, तो यहां हो जाएगा 19 फुट, ठीक है। ये हो गया 19 फुट। FT लिख देता हूं मैं यहां पे। तो इतना क्लियर हो गया। अब बचा वर्टिकल डिस्टेंस, जो खड़ी चढ़ाई जिसे मैं कह रहा था अब तक। तो अब खड़ी चढ़ाई की यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो वो कितना ट्रैवल करना है? तो सर वो करना है आपने आधा फुट, ठीक है। वो कितना करना है सर? आधा फुट करना है आपने। तो चलिए आधा फुट हम कर देते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, अगर हम पहले डायग्राम को कंप्लीट कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये देखिए, खड़ी चढ़ाई का मतलब क्या है सर? खड़ी चढ़ाई का मतलब है ये वाला हिस्सा। एरोस अगर मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूं तो ये वाला हिस्सा। तो देखो आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, ऐसे करते करते ये कितने के लिए करना है? तो सर ये तो पूरे के पूरे 20 के लिए करना है, क्योंकि 20वें स्टेप तक पहुंचने के लिए भी आखिरी वाली खड़ी चढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो कितनी हो जाएंगी? पूरी की पूरी 20, ठीक है।
तो यहां पे आप लिखो अपवर्ड स्टेप, ठीक है, अपवर्ड स्टेप या फिर अपवर्ड क्लाइंबिंग कितनी होगी, तो अपवर्ड क्लाइंब करना पड़ेगा आपको 20 बार, 20 बार, ठीक है। अगर मैं 20 टाइम्स लिख देता हूं, ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो। अब इन 20 टाइम्स में से डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, तो सर डिस्टेंस हो जाएगा 20 बार करना है, ठीक है, उसमें हर एक में होगा आधा, तो मतलब ये हो जाएगा 10 फीट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 19 आपने यहां कर लिया, 10 आपने वहां कर लिया, जोड़ जाड़ के हो जाएगा 29 फुट, जो कि है ऑप्शन डी। ये आपको समझ में आया। तो फॉरवर्ड मूवमेंट कितना हुआ, 19 स्टेप, क्योंकि लास्ट वाले पे जब आप पहुंचोगे तो वहां आप कितना फॉरवर्ड जाओगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो वहां पे ये मान लेना कि एक ही फुट फॉरवर्ड जाएंगे, थोड़ा सा गलत हो जाएगा पहली चीज, इसलिए हमने 19 गिने, हर एक में एक एक फुट चढ़ना है आपने, 19 इंटू 1। अब दूसरा जो है वो है वर्टिकल या फिर अपवर्ड क्लाइंबिंग, वो आपको कितनी बार करनी है, क्योंकि सर नंबर ऑफ स्टेप 20 है तो 20 बार तो करनी पड़ेगी, तभी तो आप हर एक बार नए स्टेप पे पहुंचोगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। तो 20 बार करनी है, हर एक में आधा आधा फुट कवर होगा, तो 20 इंटू आधा करेंगे तो कितना फुट कवर होगा, 10 फुट कवर होगा, इसलिए 19 और 10 हो जाएगा 29 टोटल डिस्टेंस जो कि चीटी जी को ट्रैवल करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा नहीं यहां पे, लेकिन मेंटल एबिलिटी और चीजों को सोच पाना और इमेजिन कर पाना कि सीडी कैसे बनेगी, क्या ऐड होगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा, वो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना इसमें कई बार लोग प्रबल दावेदारी के रूप में 30 फीट भी अपना आंसर लिख देंगे कि भैया देखो 10 फीट है ना, तो आधा आधा हर एक में चलना है, तो ये हो गया कितना, ये इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप निकाल लेंगे और फिर आसानी से आपका काम हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। परंतु यहां पे 29 फीट आएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा, बिकॉज जब से सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, जब आप जहां स्टेयर्स खत्म हो जाएंगी वहां पे आप कहां जा रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई कर दें, उनका जवाब भी है 29 फीट, हमारा जवाब भी था 29 फीट। तो यहां पे स्क्रीन क्लियर। नया प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन एन ऑक्टागन, ठीक है, एक ऑक्टागन में कितने ट्राइंगल हो सकते हैं इसकी जानकारी आपको देनी है। वैसे तो इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये सवाल दिया गया है आपको एक फॉर्मूला सिखाने के लिए, तो वो फॉर्मूला है कि भैया नंबर ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स जो कि आपकी दी हुई है इनटू, जिसको आप n कह सकते हैं, यहां पे ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं तो n, ठीक है, और फिर उसमें से एक माइनस, अर्थात अगर जैसे ऑक्टागन है तो आपको पता है कितनी साइड्स होंगी, 8 साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी सर 8 इंटू n-1 मतलब 8 इंटू 7, तो ये हो जाएगा कितना 7 8 जा 56। तो कितने ट्राइंगल सर 7 8 जा 56 ट्राइंगल यहां पे बन सकते हैं, ये हमने यहां पे लिखा। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा ऑप्शन सी 56, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा था, ऑक्टागन में कितने बन सकते हैं, तो आप वहां पे साइड्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वहां पे साइड को मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ साइड जो भी है इंटू -1, तो 8 इंटू 7, तो यहां पे आपका जवाब आएगा 7 8 जा 56। कंप्यूटर जी आप मेरा जवाब वेरीफाई कर दीजिए ठीक है या फिर नहीं है। उनका जवाब भी है ऑप्शन सी 56, हमारा जवाब भी था ऑप्शन सी 56। यहां पे स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। अगला प्रश्न यहां पे देख लेते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया सर्कम रेडियस का, और ये सवाल भी देने का सीधा सीधा मोटिव यही है कि आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके कि सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी साइड दी है 7 24 और 25, ठीक है। यूं तो सर्कम रेडियस का कनेक्शन होता है साइड्स से, बिल्कुल ठीक, लेकिन जब राइट ट्राइंगल होता है तो सर्कम रेडियस का कुछ स्पेशल ही कनेक्शन हो जाता है साइड्स से। तो सबसे पहले तो ये चेक करो ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। सर ये तो अब यहां पे भारत देश के छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि अगर साइड्स हैं 7 24 25 मतलब वो बनेगा एक कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये क्या है, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो अब अगर राइट ट्राइंगल है आप अब आप 90 डिग्री के बराबर हैं तो कुछ ना कुछ एडवांटेज तो आपको होगा ही। क्या होता है वो एडवांटेज, तो वो एडवांटेज ये होता है भैया
कि इसका सरकम रेडियस निकालने के लिए आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। कैसे? तो अगर राइट ट्राइंगल है, अगर मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाऊं तो नियम यह है कि इन अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, इन अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, केवल राइट वाले में, बाकी सब में नहीं, बाकी सब में तो अलग फॉर्मूला से निकाला जाता है, पर राइट ट्राइंगल में क्या होता है सर? इन राइट ट्राइंगल सरकम रेडियस, ठीक है, तो सरकम रेडियस वुड बी कितना? वुड बी ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। और अगर मैं आपको इसके पीछे का सिद्धांत बताऊं तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं तो ये रहा आपका सर्कल, ठीक है, सरकम रेडियस मतलब ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, और अगर उस एंगल को आप 90 डिग्री कह रहे हैं तो आप ये भी कह रहे हैं कि जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है, क्योंकि अगर एक सर्कल में एंगल बन रहा है 90 डिग्री मतलब पक्का कहां से हो रहा है? डायमीटर के थ्रू बन रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डायमीटर से जो अपना सेमी सर्कल बनता है उसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहां पे आप, अब वो अगर डायमीटर है तो पूरा हाइपोटेन्यूज है, रेडियस बनाना है उसको तो h/2 करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पे भी h/2 हो रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा तो सिर्फ इतना याद रखें कि इन अ राइट ट्राइंगल सरकम रेडियस इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज का हाफ। तो यहां पे हो जाएगा 25/2, जिसे गणित में सॉल्व करके आपका जवाब आएगा 12.5 या फिर 12.5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपका मेजरमेंट यूनिट है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो क्या स्टेप था, क्या प्रोसीजर था? पहले तो सर ये पता लगाना था कि राइट ट्राइंगल है या नहीं है। जैसे ही वो पता लग गया उसके बाद फिर हमने सरकम रेडियस का फॉर्मूला निकाला कि वो हाइट का किसका? हाइपोटेन्यूज का आधा होगा। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज था 25, उसका आधा किया मतलब 12.5, ठीक है। चलिए यहां पे स्क्रीन हो जाएगी क्लियर, लेकिन उसके पहले एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवा लेते हैं। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी वही था। अब तो आसानी से स्क्रीन क्लियर। और सवाल नंबर 8 हमारे समक्ष। अब यहां पे देखें, इन द फॉलोइंग फिगर आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि O है सर्कल का सेंटर और AOC है 140 डिग्री, फाइंड एंगल ABC। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, जहां पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा और आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस, जॉइन A to P एंड P to C। सर इससे क्या फायदा होगा? देखो इससे सबसे सिंपल सरल सुंदर फायदा यही होगा कि गुरुदेव आपको एंगल P की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे आप B की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो यहां लिख देते हैं। तो भाई कंस्ट्रक्शन में आप यही लिखेंगे कि लोकेट, अच्छे से अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो लोकेट पॉइंट P ऑन सर्कमफेरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? या फिर सर्कमफेरेंस, या फिर आप लिख सकते हो ऑन मेजर कॉर्ड, मेजर आर्क AC, ऑन मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क AC। अब मेजर आर्क कौन सी हो गई? देखो AC 2 बार है, एक यहां से बनेगी आर्क और एक यहां से बनेगी। तो जो छोटी वाली उसे आप कहते हैं माइनर, जो बड़ी वाली उसे आप कहते हैं मेजर, ठीक है। जैसे आपने मेजर आर्क AC पे किया लोकेट, उसके बाद आप क्या करोगे? जॉइन P to A and C, ठीक है। अब जब आप P को A and C से ज्वाइन करवा देंगे तो आपको आपका एक एंगल मिल जाएगा APC, ठीक है। अब यहां पे आपका प्रूविंग स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन में आपने क्या ध्यान रखना है? तो सर सबसे पहले तो हमें एंगल APC एंड एंगल AOC की चर्चा करनी है, ठीक है। इन दोनों को यदि आप ध्यान से देखें, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, दैट इज A। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना, उसके बाद एक एंगल का सरकमफेरेंस दूसरे का सेंटर पे होना, इन दोनों के कनेक्शन को, रिश्ते को स्टैब्लिश करता है। क्या कहता है वो? कि सर एंगल एट सेंटर, कि भैया एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, ठीक है। चलिए तो इसके तहत APC की वैल्यू, एंगल APC का ट्वाइस होगा एंगल AOC, क्योंकि AOC है सेंटर पे, APC है
सर्कमफेरेंस से। तो एपीसी की वैल्यू हो जाएगी एओसी का आधा। एओसी है 140, उसका करना है आपने आधा, तो मतलब यहां हो जाएगा 70 डिग्री। कितना? एपीसी की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। अच्छा, अगर एपीसी की वैल्यू आ गई तो क्या हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब वो कैसे निकलेगी? तो सर वो कुछ इस प्रकार निकलेगी कि यहां पे अगर आप देखें तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, जैसा कि मैं यहां पे हिंट दे रहा हूं आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एबीसीपी, क्या होगा एबीसीपी में? तो सर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल ए बी सी अगर हम फुल नेम लिखे वुड बी 110 डिग्री के बराबर। कितना? 110 डिग्री, जो कि है ऑप्शन ए। आपका जवाब भी यही आया क्या? तो क्या था इसमें प्रोसेस? पहले एक ऐसा पॉइंट बनाओ जो आपके एबीसीपी को बना दे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, फिर सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफेरेंस वाला, उसका यूज करते हुए आपने एक एंगल निकाला, उससे फिर आपका गंतव्य रिजल्ट आपको मिल गया है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका भी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं 2 मिनट हट जाता हूं, यहां पे हम वापस आ जाएंगे। चलिए, इसका दूसरा तरीका भी है, वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्स एंगल पे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्स एंगल पे। तो अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट भली भांति याद है तो उसकी मदद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया देखो, यहां पे भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, पर एंगल का मुंह बड़ा है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल इज एंगल एट सेंटर और ये एंगल इज एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो ये एंगल एट सेंटर हो गया, ये एंगल एट सर्कमफेरेंस हो गया। अब कई बार लोग बोलते हैं कि सर एंगल तो सेम दिशा में होना चाहिए, तो अगर आप देखें यहां से तो इस तरफ से सेम ही दिशा है, बस ये तो एंगल का मुंह इतना बड़ा है कि उसकी साइड थोड़ी ऐसी हो गई, टेढ़ी हो गई रेडियस, वरना तो वो उसी साइड से देखोगे दोनों एंगल एट सेंटर एंड सर्कमफेरेंस है। तो पहले आप निकालोगे रिफ्लेक्स एंगल एओसी, वो कितना हो जाएगा? सर रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से जो एंगल दिया हुआ है उसे माइनस करके निकालना, तो ये हो जाएगा 220। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया? 220, क्योंकि 360 होता है कुल मिला के, 140 पे कब्जा है इस तरफ से, तो बचा कितना? 220। इसके बाद वही लॉजिक जो पिछले सवाल में यूज किया था, पिछले बार यूज किया था कि ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी, मतलब सेंटर वाले एंगल का कितना होता है? आधा होता है। कौन आधा होता है? ये वाला, तो जो आपका सेंटर वाला एंगल का है, सर्कमफेरेंस वाला एंगल। तो यहां पे आप लिखोगे एओसी ना लिख के रिफ्लेक्स एंगल एओसी लिखोगे। ठीक है, क्योंकि एओसी अगर कोई लिखेगा तो वो यहां से ही दिखेगा जो कि चित्र में दिया गया है। जब आपने रिफ्लेक्स लिख दिया तो मतलब आप समझ लो उस तरफ की बात हो रही है। तो ट्वाइस ऑफ एबीसी शुड बी इक्वल टू 220। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू 220 बटे 2 मतलब 110 डिग्री। तो दोनों ही मेथड से आपका जवाब 110 डिग्री के बराबर आया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेथड छोटा है, 4 स्टेप में हो गया, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। केवल रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट और उस एंगल की इमेजिनेशन का ध्यान रखें तो फिर आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे और सवाल भी किए हमने, किसमें? हमारे लेवल 1 क्वेश्चन के सेशन में, जो कि इसके पहले रिलीज हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहां पे आपकी और बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, हमारा जवाब भी आया 110 डिग्री आया, कंप्यूटर जी का जवाब भी 110 डिग्री, मतलब सवाल सही तरीके से सॉल्व हो गया है। 2 तरीके सीखे, दोनों में से जो आपको आसान लगे, जो आसानी से आपको आसानी से समझ में आए, उसको प्रैक्टिस करके आप इन सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और एमसीक्यू होगा तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सीधे सीधे अपना जवाब फटाफट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको अगर आप एक बार में सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? भाई ये 140 है, तो यहां पे ऊपर वाला आ जाएगा 70, तो नीचे वाला आ जाएगा 110, मतलब 180 में से माइनस। तो कई बार लोग तो ये फॉर्मूला ही बना लेते हैं कि सेंटर वाला एंगल अगर पता हो और ये निकालना हो तो जनरल फॉर्मूला क्या बनाते हैं? तो जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि भैया 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल एट सेंटर, बस जो भी सेंटर पे एंगल होगा उसका आधा, 180 में से हाफ एंगल एट सेंटर, तो 140 का आधा 70, 180 में से 70 गया तो कितना बचेगा? 110 बचेगा। वही हमने यहां पे किया। तो आप अगर चाहें तो अपने नोटबुक में कहीं लिख सकते हैं कि एंगल एट सेंटर इज एंगल एट
सर्कमफेरेंस मतलब इस तरफ वाला, उल्टी दिशा वाला, इज हाफ एंगल 180 माइनस हाफ एंगल एट सेंटर। अगर ऊपर की तरफ होगा तब तो केवल हाफ होगा, पर नीचे की तरफ है तो मतलब आपको आधा वो माइनस करना पड़ेगा। आगे बढ़े तो इसी के साथ हमारी डीपीक्यू शीट A1 यहां पे हो जाती है समाप्त। हमने 8 सवाल सॉल्व किए, 8 के 8 आपको समझ आए होंगे। लेकिन ये डीपीक्यू शीट और ये सारे सेशन एक्सेस कैसे करने, ये आपको एक बार मैं दोबारा रिवाइंड करा दूं। देखो, एक तरीका है यूट्यूब चैनल, लेकिन वहां पे बहुत सारे सेशन आते हैं कंटिन्यूसली, रोज नए सेशन अपडेट होते रहते हैं, तो कई बार आपके सेशन आपको सही तरीके से मिल नहीं पाते। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है हमारी इतनी अच्छी वेबसाइट, जहां पे आपको सारा कंटेंट क्लासिफाई होकर मिल जाता है एकदम फ्रंट पेज पे आपको पूछ लेते हैं आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, हिंदी मीडियम पढ़ना है, स्पोकन इंग्लिश करना है, एनटीएससी पढ़ना है। तो देखो अब हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स है, तो अगर आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एनटीएससी का आप जैसे खोलेंगे वहां पे आपको अलग अलग टीचर्स, उनकी शक्ल, उनके नाम सब लिखा हुआ मिल जाता है। किसी को आप शक्ल से जानते हैं, किसी को आप नाम से जानते हैं, तो आप चूज करें किसके क्या सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करें। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, किस लेक्चर की क्या ड्यूरेशन है, क्या उसमें कवर किया गया है, वो सब आपको जानकारी यहां एकदम आसानी से मिल जाती है, गर्मा गर्म। बस यहां आइए, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए और अपने सेशंस को एंजॉय कीजिए। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है, सेम टीचर, सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे तो, बल्कि एडवर्टाइजमेंट या फिर जैसे हम कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम आते हैं। तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा और आप आसानी से सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाएंगे बिना किसी सेशन के फ्लो को मिस किए हुए। ठीक है, तो बिल्कुल इसको वेबसाइट को यूज करें, हमारी ऐप को यूज करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा अलॉन्ग विथ यूट्यूब। ठीक है, इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे इस सेशन के एंड पे। तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स है फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन, उसका आप देख रहे थे मैथ्स पार्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लेन ज्योमेट्री का डीपीक्यू शीट, जो हमने 8 सवाल आपको होमवर्क में दिए थे। आपने ये सारे सवाल सॉल्व कर लिए होंगे, आपको समझ भी आ गए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। अब आप क्या करेंगे, जाते जाते सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान नॉलेज जितनी आप शेयर करेंगे उतना आपका भी फायदा होगा। अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।